इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोमेट्रिक नॉर्म्स। नॉर्म्स के क्या इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है। नॉर्म्स का मतलब मैंने बता दिया था किस तरह रैंकिंग का जो सिस्टम होता है कि ग्रेड नॉर्म्स ये आते हैं, एज बेस पे नॉर्म्स होते हैं, नेशनल नॉर्म्स जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं, परसेंटाइल रैंक होती है, रैंक निकाली जाती है। ये हम लोग ने अच्छे से कर लिया था, ठीक है। सो अब इसके इम्पोर्टेंस हम लोग समझेंगे कि क्यों नॉर्म्स होना कितनी ज़रूरी है। भाई कंपैरिजन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। एक कंपटीशन होता है, उस पर जब सिलेक्शन होता है तो नॉर्म्स के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। हमारे पास जो पोस्टिंग है वो समझो 100 है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो 1000 है, ठीक है ना। तो अब ये 1000 जो कॉम्पिटिटर हैं, पोस्टिंग तो 100 लोगों की है, यानी कुछ नॉर्म्स के बेस पर ही तो आउट ऑफ 1000 में 100 को सिलेक्ट किया जाएगा, है ना। हमें सिलेक्शन 100 का चाहिए, तो आउट ऑफ 1000 100 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? नॉर्म्स के बेस पे, उसके परसेंटाइल के बेस पे, उसके रैंक के बेस पे, उसके ग्रेड के बेस पर, है ना। ये हम लोग ने पढ़ा था पूरा जो, ठीक है ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस इसका है, बहुत ज़रूरी है। हाउ टू क्रिएट असेसमेंट विद साइकोमेट्रिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। असेसमेंट कैसे बनाना है साइकोमेट्रिक के वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बेस पर। तो हमें पता है असेसमेंट हम टेस्ट कैसे बनाएं, वो उसका जो टेस्ट हमें लेना है कैंडिडेट का, उसके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या रखें। तो जो वैलिडिटी होती है कि जो टेस्ट होता है वो उस एज ग्रुप के लिए या उस पोस्टिंग के लिए जिसके लिए जॉब के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए वैलिड है कि नहीं है। पता चला हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो टेक्निकल मैनेजर के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। हम किसके ले रहे हैं? टेक्निकल मैनेजर के लिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए ले रहे हैं, ओके। और अगर टेस्ट हमने सेल्स मैनेजर के हिसाब से बना दिया, मार्केटिंग एंड ऑल क्वेश्चन को उसमें रख दिया मैंने, तो क्या वैलिड है? क्या वैलिड नहीं होगा, है ना। तो एक वैलिडिटी होना ज़रूरी है, कुछ कुछ नॉर्म्स के बेस पर, कुछ बेस के बेस पर एक एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसका जो डेटा है वो डेटा रिलेटेबल होना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टेस्ट असेसमेंट बनाने के तरीके दिए हुए हैं, जिसे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये इतना आपको डीप नहीं है आपके कोर्स में, तो इतना मैं डीपली भी नहीं समझाऊंगा इसे, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है उसकी स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, उसके एट्रीब्यूट डिज़ाइन किए जाते हैं उस असेसमेंट के, जिसके लिए आप कैंडिडेट से का सिलेक्शन करने जा रहे हो आप, ठीक है ना। किसी बेस पर होना चाहिए ना, कि अगर किस पोस्टिंग के लिए आप जॉब के लिए रख रहे हो कैंडिडेट को, तो उसकी उस जॉब के स्किल्स क्या चाहिए, वही स्किल चेक करेंगे हम असेसमेंट में। उस जॉब के लिए क्या नॉलेज चाहिए तो वही नॉलेज हम टेस्ट में लेंगे। उस जॉब के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो वही प्रॉपर्टीज़ उस जॉब के लिए उस असेसमेंट में हम लोग इंटर करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर वो टेस्ट आइटम को डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है किस तरीके से इसका एग्ज़ाम लिया जाए, इसका डेवलपमेंट, इसकी एक्यूरेसी, इसकी वैलिडिटी, इसके कंटेंट रिलेटेबल है कि नहीं है, फ्री फ्रॉम बायस है, कोई ऐसा तो नहीं कि आप वो फेवर करे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में पायलट टेस्टिंग है, और भी बड़े बड़े ग्रुप के लिए जो टेस्ट बनाए जाते हैं उसमें एक पायलट टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसमें तो टेस्ट को लिया जाता है, सबके बीच में डाला जाता है और चेकिंग की जाती है कि ये टेस्ट वैलिड है, रिलायबल है कि नहीं है। मतलब एक टेस्ट, उस असेसमेंट का टेस्टिंग, कि वो जो क्वेश्चंस हैं और वो जो टेस्ट करने का तरीका है कैंडिडेट को में इंटरव्यूज़ के जो तरीके हैं, इसमें जो भी क्वेश्चनेयर्स हैं वो वैलिड है कि नहीं है, ये लोगों के बीच में टेक्निकल या जो भी एचआर डिपार्टमेंट में उनसे डिस्कस किया जाता है। फिर एनालाइज होता है टेस्ट, टेस्ट को एनालाइज किया जाता है, मतलब उस पर रिसर्च की जाती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या रह गई हैं, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। फिर नॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया है, नॉर्म्स को इस्टेब्लिश सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या दिया जाए। कोई अगर कोई आंसर, अब एग्जांपल के तौर पे एमसीक्यूज़ है तो कोई बात नहीं, एमसीक्यू तो डायरेक्ट मार्किंग मिल जाती है। अगर ये सब्जेक्टिव बेस आंसर हैं, ठीक है, या लॉजिकल बेस आंसर है, या क्रिटिकल थिंकिंग बेस पर आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना, या अपने ओन ओन थॉट के ऊपर होते हैं कि आपके हिसाब से ये चीज़ अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, हाउ वुड यू डील टू दिस सिचुएशन। ओके, तो फिर आप एवरी पर्सन हैज इट्स ओन लॉजिक टू डील डिफरेंट सिचुएशन, तो एवरीवन इज गिविंग इन हिज और हर वे, गिविंग आंसर विल बी इन अकॉर्डिंग टू हिज मेंटालिटी और हर मेंटालिटी। वो लॉजिकली या क्रिटिकल थिंकिंग करे क्या आंसर दे रहा है। अब उसको मार्क्स कैसे दिए जाए, वहाँ पर तो आंसर सबके अलग अलग होंगे, इट्स विल बी डिपेंड ऑन एवरीवन's ओन पर्सनैलिटी अबाउट लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो वहाँ पर किस तरीके से आंसर दिए जाएंगे, तो उसके कुछ नॉर्म सेट होते हैं कि उसके आंसर में कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है, ठीक है ना, वो आंसर जो है वो कितना कॉम्पिटिटिव है, वो आंसर कितना लॉजिकल है, उस पर नॉर्म्स यानी उस पर कितने मार्क्स देने चाहिए। जैसे आउट ऑफ 10 का हमने क्राइटेरिया दे दिया, आउट ऑफ 10 9 या आउट ऑफ 10 8 मार्क्स का ये आंसर होना चाहिए, तो एक नॉर्म्स होते हैं उसके। फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और फिर हायर बेस्ट टैलेंट विद जॉबिंग्स, चलो ये तो उनका वेबसाइट्स का है, ठीक है, बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी हो रहा है आपके लिए, ठीक है, इतना तो आपके लिए काफ़ी हो रहा है। इस चैप्टर के मैंने काफ़ी डिटेल्स में इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर इसको क्लियर कर लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है।